करवा चौथ। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, हे बात बन जाए। OMG, वाह कीर्ति, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। कीर्ति आईने के आगे खड़ी होकर मेकअप करते हुए अपनी तारीफ कर रही होती है। तभी आलोकनाथ आवाज लगाते हैं, रागिनी, कीर्ति, अरे कहाँ है मेरी दोनों बेटियां? तभी कीर्ति और रागिनी दोनों बाहर आती हैं। ये लो कीर्ति, ये तुम्हारे लिए, और रागिनी बेटी, ये तुम्हारे लिए। जैसे ही दोनों बॉक्स खोलती हैं, उसमें सूट होता है। तभी रागिनी सूट देखकर बड़ी खुशी से कहती है, अरे वाह बाबूजी, ये सूट तो बड़ा ही सुंदर है। कल तुम दोनों बहनों को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो यही सूट पहनना। रागिनी का सूट देखकर कीर्ति चिढ़कर कहती है, मैं इस काली कलूटी बैगन लूटी से ये सूट छीन लूंगी, ताकि कल लड़के वाले इस काली भिंडी को देखते ही रिजेक्ट कर दें। कमरे में आते ही कीर्ति रागिनी से उसका सूट छीन लेती है। लाओ, ये सूट मुझे दो। मगर कीर्ति, ये सूट मेरा है, तुम्हारा था पर अब ये मेरा हुआ, और वैसे भी ये कलर तुम जैसी काली कलूटी बैंगन लूटी पर जरा भी नहीं अच्छा लगेगा। ये सुनकर रागिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने में वहाँ पर मोहिनी आ जाती है। कीर्ति बिल्कुल ठीक कह रही है, तो जली उपली पर कुछ भी नहीं जचता। मोहिनी रागिनी की सौतेली माँ है, जिसे आलोकनाथ ने अपनी पत्नी यशोदा के मरने के बाद दूसरी शादी इसीलिए की थी ताकि उसकी बिन माँ की बच्ची को माँ मिल सके। मगर रागिनी के काले रंग के चलते मोहिनी ने उसे कभी नहीं अपनाया। इसलिए कीर्ति का अपनी काली बहन के लिए ऐसा बर्ताव बचपन से है। जब वह रागिनी से उसके खिलौने, गुड़िया सब कुछ छीन लिया करती थी। अगले दिन रागिनी अपनी माँ की सालों पुरानी साड़ी पहनती है, वहीं कीर्ति महंगा सूट पहनती है। तभी शारदा अपने दोनों बेटों संदीप और पूरब के साथ आती है। रागिनी के काले होने के बाद भी संदीप उसकी सादगी देखकर उसे पसंद कर लेता है, और फिर दोनों बहनों की शादी हो जाती है, जहाँ ससुराल में शारदा उनका स्वागत करती है। आहो मेरी बहू रानियों, तुम्हारे ससुराल में तुम दोनों बहनों का स्वागत है। आज से तुम दोनों ही इस घर की लक्ष्मी हो। इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। तभी गोरी बहू कीर्ति घमंड में कहती है, सासू माँ, पूरब इस घर के बड़े बेटे हैं, तो इसलिए मैं इस घर की बड़ी बहू और रागिनी की जेठानी हुई, तो इस नाते पहले मेरा गृह प्रवेश होगा। मैं कहना तो नहीं चाहती सासू माँ, मगर मेरी इस बहन के कदम इसकी शक्ल की तरह ही काले हैं। अपनी बहन के लिए कीर्ति की कड़वी बातों में झलकती जलन देखकर उसके ससुराल वालों को बुरा लगता है। वहीं ससुराल के पहले दिन से ही रागिनी एक अच्छी बहू की जिम्मेदारियां संभालने लगती है, मगर कीर्ति सारा दिन अपने गोरे चेहरे के मेकअप में लगी रहती है। कीर्ति, जरा मेरी शर्ट प्रेस कर दोगी? ओफो पूरब, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं नेल पॉलिश लगा रही हूँ, खुद कर लो ये सारी गुलामी, मुझसे नहीं होगी। ऐसे ही समय बीतता है। अब करवा चौथ आने वाला होता है। माँ, करवा चौथ में बस कुछ दिन बच गए हैं। इस बार तो आपके साथ मेरी दोनों भाभी भी भैया की लंबी उम्र के लिए व्रत रखेंगी। ऑफ कोर्स नैना, आफ्टर ऑल शादी के बाद ये मेरा पहला करवा चौथ है। दोनों बहनें करवा चौथ को लेकर बड़ी खुश थीं। वहीं मोहिनी अपनी सगी और सौतेली बेटियों के ससुराल भिजवाने के लिए बड़े ही फर्क के साथ करवा चौथ का सामान तैयार करती है। फल, मिठाइयाँ, मावा, मखाना, श्रृंगार का सामान, लिफाफा, साड़ी, मेकअप, नेकलेस सेट, सब हो गया। ये हो गया कीर्ति का करवा चौथ, और ये छोटी सी टोकरी उस कल्लो के लिए काफी रहेगी। मोहिनी अपनी काली बेटी के करवा चौथ पर सस्ती सी साड़ी और एक छोटी सी टोकरी भिजवाती है। वहीं अपनी सगी गोरी बेटी के लिए बहुत कुछ भिजवाती है। तभी कीर्ति अपना करवा चौथ का सामान दिखा दिखा कर रागिनी को जलाती है। सासू माँ, नैना, माँ ने मेरे लिए करवा चौथ में कितनी प्यारी साड़ी और सोने का सेट भेजा है। रागिनी अपने आंसू छुपाते हुए कमरे में आ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मेरे काले रंग के चलते मायके में जिंदगी भर तो माँ मेरे साथ फर्क ही करती रही, मगर शादी के बाद भी माँ ने मुझे ठीक से करवा चौथ का सामान भी नहीं भेजा। तभी संदीप रागिनी को रोते देखकर उसे समझाता है, रागिनी, रो मत। तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, और वैसे भी करवा चौथ का व्रत तो तुम मेरे लिए रख रही हो ना।
संदीप बिल्कुल ठीक कह रहा है बहू। और फिर वैसे भी करवा चौथ में तो सास सरगी देती है, इसमें सब कुछ है। ये ले। मैं भगवान की शुक्रगुजार करती हूँ माँ जी, जो उन्होंने मुझे आप जैसी सास और इतना प्यार करने वाला पति दिया है। करवा चौथ के लिए कीर्ति पार्लर जाकर ब्लीच फेशियल सब करती है और हथेली भरकर मेहंदी भी लगवा कर घर आती है। यह देखिए माँ जी, मैंने कल के करवा चौथ के लिए कितनी सुंदर मेहंदी लगवाई है। दोनों हाथ भरने के 2000 रुपए मांग रही थी, मैंने 1500 ही पकड़ा दिया, 500 का पत्ता बच गया। कीर्ति बहू, तेरी मेहंदी तो सूख गई है, रसोई में 2-4 गंदे बर्तन पड़े हैं, वो धो दे ताकि रागिनी बहू भी मेहंदी लगवा लाए। मैं और बर्तन घिसूं? माँ जी, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पता चले साबुन लगने से मेरे गोरे हाथों की मेहंदी का रंग ही ना चढ़े। और वैसे भी रागिनी के काले काले हाथों पर कौन सा मेहंदी दिखने वाली है, वो तो छुप ही जाएगा, जैसे कि बादलों के पीछे करवा चौथ का चांद छुप जाता है। चलिए रागिनी भाभी, मैं आपका हाथ बटा देती हूँ। सारा काम खत्म करके बेचारी रागिनी सिलबट्टे पर मेहंदी पीस कर लगाती है और करवा चौथ के दिन भी भूखी प्यासी रहकर सारा दिन काम करती है। शाम ढलने पर दोनों बहनें 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाती हैं। तभी रागिनी सुहाग की थाली लेकर अपनी बहन के कमरे में आती है। कीर्ति, शादी के बाद हम दोनों बहनों का ससुराल में आज पहला करवा चौथ है, इसलिए मैं अपनी सुहागी की थाली तुम्हें देना चाहती हूँ, ये लो। ये बोलकर रागिनी बड़े ही प्यार से सुहागी की थाली कीर्ति की ओर बढ़ा देती है। तभी कीर्ति चिढ़कर कहती है, 2 कौड़ी की काली कलूटी बैंगन लूटी, तूने सोचा भी कैसे कि मैं तुझसे सुहागी लूंगी? और वैसे भी ये सस्ती क्वालिटी का आलता सिंदूर और श्रृंगार का सामान मैं यूज नहीं करती। मैं कीर्ति हूँ, महंगा मेकअप लगाती हूँ, मेरा ये गोरा रंग है सही नहीं है। अपनी ये सुहागी ले जाकर किसी राह चलते भिखारन को दे दे और जाकर अपने काले पीले थोबड़े पर थोड़ा फेयर एंड लवली लगा ले ताकि करवा चौथ पर थोड़ी चमक सके। अपनी गोरी बहन के मुंह से इतनी बेइज्जती जिल्लत भरी बातों से रागिनी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। तभी शारदा वहां आ जाती है। कीर्ति बहू, इस तरह से करवा चौथ की सुहागी नहीं ठुकराते, ये अपशगुन होता है। सासू माँ, मैं ये शगुन और अपशगुन जैसी बातों को नहीं मानती। और पूरब, कब तक तुम बिस्तर पर मरियल की तरह पड़े रहोगे? जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ, चांद निकलने वाला है। सभी के पति अपनी पत्नियों की तारीफ करते नहीं थकते, और तुम मुझ जैसी इतनी गोरी बीवी मिली है तो तुम मुझे देख भी नहीं रहे। कैसा डिस्ट्रॉय हस्बैंड मिला है मुझे। ऐसा कहकर कीर्ति अपने पति को कोसने लगती है। तभी जैसे ही पूरब बिस्तर से उठता है, उसे खून की उल्टी होने लगती है और कीर्ति के हाथों से सिंदूर का डिब्बा छूटकर जमीन पर गिर जाता है। तभी पूरब बेहोश हो जाता है और कीर्ति रोते हुए सभी को बुलाती है। पूरब, आंखें खोलो, ये क्या हो गया तुम्हें? आंखें खोलो। माँ जी, नैना, जल्दी आइए। सभी पूरब को लेकर अस्पताल भागते हैं, जहाँ चेकअप करके डॉक्टर बताते हैं, डॉक्टर साहब, मेरे पति ठीक तो हैं। देखिए, उन्हें 2nd स्टेज का ब्लड कैंसर है। उनका खून पानी बन चुका है, उन्हें खून देना होगा, वरना उनकी जान नहीं बचेगी। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, आप मेरा खून ले लीजिए मगर मेरे पति को बचा लीजिए। मैं आपके जज्बातों को समझता हूँ, मगर हमारे पास वक्त बहुत कम है। जल्दी से जल्दी O पॉजिटिव ब्लड लाइए। उनमें से किसी का भी ब्लड O पॉजिटिव नहीं होता। तभी रागिनी कहती है, O पॉजिटिव? डॉक्टर, मेरा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, आप मेरा खून ले लीजिए मगर मेरी बहन के पति को बचा लीजिए। अपनी बहन का सुहाग बचाने के लिए रागिनी अपना खून देकर उसकी जान बचाती है। तभी कुछ घंटों बाद अपनी बहन रागिनी के होश में आते ही कीर्ति आंसू भरी आंखों से अपने किए के लिए उससे माफी मांगती है। रागिनी दीदी, अपनी छोटी बहन को माफ कर दो, मैंने तुम्हें हमेशा सौतेला समझा। बचपन से लेकर अब तक तुम्हारी खुशी, तुम्हारा सब कुछ छीनती रही, यहाँ तक कि तुम्हारे काले रंग के लिए भी तुम्हें कितना कोसा, मगर आज तुमने अपनी इस बहन को विधवा होने और मेरे मांग का सिंदूर मिटने से बचा लिया। आज मैं अगर सुहागन हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से दीदी। बस छोटी, रो मत। पूरब जी अब ठीक है। आज मैं बहुत खुश हूँ। करवा चौथ के दिन मुझे मेरी बहन जो मिल गई। आखिर में शारदा दोनों बहू को घर ले आती है, जहां दोनों गोरी काली बहनें चौथ माता की पूजा करके अपने अपने पति के हाथों से पानी पीकर करवा चौथ का व्रत खोलती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं। ट्रेन
के अंदर एयर कंडीशनर एसी में रूपा खर्राटे मारकर सो रही होती है। तभी यश उसे उठाता है। रूपा, रूपा उठो, स्टेशन आने वाला है। अरे ओ काली भैंस उठ, मैं कहता हूं उठ। बेचारी रूपा घबरा कर उठ खड़ी होती है। हाय दैया, अजी आप तो हमको डरा दिए। ज्यादा नखरे मत कर, चल सामान उठा। ए जी, स्टेशनवा पे उतर के कुली को बुला लेना। क्यों, तू क्या कहीं की हीरोइन है? तनिक समझो न पति देव, हम ही पेटी बक्सा उठाएंगे तो हमारी फुलेना वाली चोटी बिगड़ जाएगी। थोड़ी देर में दोनों दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतर जाते हैं। किस गवार को दिल्ली लेकर आ गया तू यश, कैसे पीछा छुड़ाऊं इसे? रूपा तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म समोसे लाता हूं। हाँ, दिल्ली स्टेशनवा के समोसा जाइए लेकर आइए, बहुत भूख लगी है। असल में यश रूपा को झूठा दिलासा देके उसे स्टेशन पर ही छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर में शाम ढल जाती है। रूपा गंवारों की तरह छाती पीट पीट कर रोने लगती है। सजनवा, ए जियो जी सुनते हो, कहाँ हो तुम? तभी स्टेशन से जा रही जानवी को रूपा को रोता देखकर उस पर दया आ जाती है। सुनो, कौन हो तुम? हमरा नाम रूपा है, हम जबलपुर से हैं। हमरे सजनवा ना ही मिलत है, ही दिल्ली शहर हमको ना ही जमा। देखो रात हो गई है, अभी के लिए तुम मेरे घर चलो। ये रेलवे स्टेशन पर रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। जानवी रूपा को अपने घर ले आती है, जहां जानवी के पति को देखकर रूपा पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि वो यश था और जानवी उसकी सौतन। रूपा, ये मेरे पति यश है और यश ये रूपा है। आज से ये हमारे साथ ही रहेगी। जी नमस्ते साहब जी। रूपा जाकर हमारे लिए गर्मा गर्म चाय बना दोगी? रसोई वहां है। रसोई में आते ही रूपा फूट फूट कर रोने लगती है और पुराने दिनों को याद करने लगती है। रूपा, अरे ओ रूपा, आई बाबूजी। जल्दी से तैयार हो जा, तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। बाबूजी, हमरा ब्याह करना जरूरी है का? हम जैसी काली भद्दी से कौनो भी शादी नहीं करे चाहत है। रूपा अपने गरीब पिता गिरधर के साथ बलिया गांव में रहती है। उसके काले रंग और देसी मिजाज के होने के चलते कहीं भी उसका रिश्ता नहीं लग पा रहा था। थोड़ी देर में श्याम सुंदर और सुमित्रा वहां आते हैं। इत्तेफाक से श्याम गिरधर का बचपन का दोस्त होता है। अरे गिरधर मेरे यार तू। हाँ श्याम, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बेटी को देखने तू आया है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाई साहब। दोनों परिवार एक साथ शादी पक्की कर देते हैं और श्याम सुंदर अपने बेटे के शहर से आते ही घूंघट की आड़ में यश की शादी रूपा से कर देते हैं। अपनी सुहाग रात पर यश बड़ी बेसब्री के साथ कमरे में आता है। बस अब जल्दी से घूंघट उठाकर अपनी चांद जैसी बीवी को देख ले चल यश। जैसे ही यश घूंघट उठाता है तो रूपा का काला चेहरा देखकर चिढ़ में उसे नीचे धक्का दे देता है। आरी मोरी मैया, हमरी कमरिया। तभी रूपा दूध का ग्लास यश की ओर बढ़ाती है। ए जी, ये लीजिए दूध, अम्मा जी भेजी हैं आपके लिए। दूर हट मुझसे काली भैंस, और नहीं पीना मुझे ये दूध। ये सुनकर रूपा का दिल टूट जाता है। वो रात भर रोती रहती है। अगले दिन यश बहाना मार कर शहर लौट जाता है, जहां उसका अफेयर पहले से ही दिल्ली शहर की गोरी चिट्टी लड़की जानवी से था। खुदगर्जी में आकर यश अपनी पहली पत्नी के साथ लिए हुए 7 फेरों को भूलकर दूसरी शादी कर लेता है। 6 महीने बीत जाते हैं। अजी सुनते हो, मुझे लगता है बहू को यश के पास शहर भेज देना चाहिए। जमाना बड़ा खराब है। तुम ठीक कहती हो भाग्यवान। अपनी माँ सुमित्रा की तबीयत खराब होने की बात को सुनकर यश भागता हुआ गांव आ जाता है, जिसके बाद उसे रूपा को लेके शहर जाना पड़ता है, जहां तकदीर उस बेचारी काली बहू को उसकी सौतन के चौखट तक खींच ले जाती है। जैसे ही रूपा चाय लेकर कमरे में आती है तो अपनी सौतन को अपने पति के करीब देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। यश जैसे उसका साथ छोड़ देते हैं। मेम साहब चाय। अरे रूपा आओ ना। और एक बात, तुम मुझे मेम साहब मत कहो, जानवी कहो। जहां एक तरफ रूपा को जानवी को अपनी सौतन के रूप में देखकर दिल ही दिल में बुरा लग रहा होता है, वहीं वो यश की खुशी चाहती थी। अब देखते ही देखते करवा चौथ आ जाता है। जानवी दीदी, हमका थोड़े पैसे चाहिए थे,
वो कल करवा चौथ है तो उसके लिए थोड़ा बहुत श्रृंगार का सामान लाना था। वैसे ना आप करवा चौथ ना ही करोगी का? सच कहूं रूपा तो मुझे करवा चौथ की कोई भी रस्म नहीं पता है। एक कानो बात नहीं, हम आपको सब समझा देंगे। रूपा जानवी की करवा चौथ की व्रत कथा और मान्यता के बारे में उसे अच्छे से समझाती है और दोनों सारी खरीदारी करती हैं। कुछ ही पलों में दोनों एक दूसरे से बहनों से बढ़कर घुल मिल जाती हैं। तभी रात के 10 बजे दरवाजे पर खटखट होती है। जैसे ही रूपा दरवाजा खोलती है तो सामने उसके सास ससुर खड़े होते हैं। माँ जी, बाऊजी, आप दोनों यहाँ? अरे बहू, शादी के बाद तेरा पहला करवा चौथ है और तू शहर में है तो सोचा किसी दूसरे के हाथों सरगी भिजवाने से अच्छा हम खुद ही लेकर आ जाएं। यश कहाँ है? कौन है रूपा? तभी सुमित्रा घर की दीवारों पर लगी जानवी और यश की तस्वीर देख लेती है। जानवी दीदी, ई हमरे सास ससुर हैं। माँ जी, बाऊजी, आइए हमरे साथ। रूपा उन दोनों को कमरे में लाकर दरवाजा बंद कर लेती है। बहू, यश ने तेरे होते हुए दूसरी बार अपना घर बसा लिया, तूने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? माँ जी, यश जी जानवी दीदी के साथ बहुत खुश हैं। आप एक काली भद्दी लड़की को उनके पल्ले बांध दिए, मगर शायद मेरे नसीब में पति का प्यार नहीं है। अपने बेटे की खुशी के लिए अपनी काली बहू का ऐसा बलिदान देखकर सुमित्रा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। जुग जुग जीती रह बहू, सदा सुहागन रह, चौथ माता तेरे सारे दुख दूर करे। ये ले तेरी सरगी। अपनी सास की दी हुई सरगी की थाली रूपा अपनी सौतन के साथ बांट कर खाती है और दोनों अटूट श्रद्धा के साथ अगले दिन भूखी प्यासी रहकर करवा चौथ का व्रत करती हैं और शाम को दोनों तैयार होती हैं। रूपा अपने पति के नाम का 16 श्रृंगार करती है। तभी जानवी एक महंगी सी साड़ी लिए उसके पास आती है। अरे जानवी दीदी, आप तैयार नहीं हुई? मैं तैयार तो हो जाती, मगर मुझे साड़ी बांधने नहीं आती, तो मेरी मदद कर दो ना, या फिर तुम ही मुझे मेरे यश की दुल्हन बना दो। बेचारी बहू अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी सौतन को करवा चौथ के लिए सजाती है, जिसे खिड़की पर खड़ा यश देख रहा होता है और अपने आप को कोसते हुए कहता है, ये मैंने क्या कर दिया? अपनी खुदगर्जी और अपनी खुशी के लिए मैंने एक साथ 2 जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने जानवी और रूपा दोनों के विश्वास को ठेस पहुंचाई है। मैंने आपको तैयार कर दिया, अब एक बार खुद को शीशे में देखिए। अरे वाह, कितना प्यारा सजाया है तुमने मुझे, मगर कुछ अधूरा है। तभी रूपा की नजर अपनी सौतन की सूनी मांग पर जाती है और वह अपने सिंदूर में से उसकी मांग भर देती है। अब लग रही हैं आप यश जी की पत्नी। मगर रूपा, तुमने अपनी सिंदूर में से मुझे क्यों लगा दिया? मैंने सुना है कि एक सुहागन को अपना सिंदूर किसी और से नहीं बांटना चाहिए। काश कि तुम जान सकती जानवी दीदी कि मैंने तो अपना सुहाग और सिंदूर दोनों तुमसे बांट लिया है। इसके बाद रूपा करवा चौथ की पूजा करती है। उसकी देखा देखी जानवी भी करवा चौथ की पूजा करती है। तभी चांद निकल आता है और जानवी यश का हाथ खींचकर उसे बड़ी खुशी के साथ छत पर लेकर आती है और उसकी पूजा करके पैर छूकर कहती है, मैंने अपना पत्नी व्रत धर्म पूरा किया, मेरा व्रत पूरा हुआ, मुझे आशीर्वाद दो। यश जानवी को आशीर्वाद देता है। वहीं दूर से खड़ी होकर रूपा छलनी में से यश का चेहरा देखकर मन ही मन विनती करती है, हे माता करवा, मुझे इस जन्म और आने वाले 7 जन्म यश जी की पत्नी बनने का सौभाग्य देना। मैं जब तक जीऊं मेरे यश जी की सुहागन बनी रहूं। तभी यश आगे आकर रूपा को पानी पिलाकर उसका व्रत खुलवाता है। पानी पियो रूपा। इतने में जानवी रूपा को खींचकर थप्पड़ मार देती है। यश, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूं और तुम इस दूसरी औरत का व्रत खुलवा रहे हो। आखिर ये लगती क्या है तुम्हारी? रूपा मेरी बीवी है जानवी, सुना, और दूसरी तुम हो, रूपा नहीं। यश हिम्मत जुटाकर जानवी को सारी बात बताता है। जानवी रूपा के पैरों में गिर जाती है। रूपा दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे तुम्हारा सिंदूर, तुम्हारा पति छीन लिया और तुम्हारा बसा बसाया घर बर्बाद कर दिया। मुझे जीने का कोई हक नहीं। ये कहकर जानवी छत से कूदने वाली होती है। तभी रूपा उसे रोक लेती है। नहीं जानवी दीदी, ऐसा मत करो, यश जी की खुशी आपके साथ है। अब किस्मत ने हम तीनों को इस 7 फेरों के बंधन में बांध दिया है, तो क्या हम इसके साथ रहकर नहीं निभा सकते? सौतन बनकर नहीं, बहन बनकर।
ये सुनकर जानवी रूपा के गले लग जाती है और दोनों ही एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।